प्रॉपर्टी है और केमिस्ट्री की भी प्रॉपर्टी है। क्यों? एटम। सबका कारण क्या है? एटम। तो जब हम बात करेंगे एटम की तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर है क्या। ठीक, अब उस एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ रखा है एटम तीन ही चीजों से मिलकर बना होता है, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम तीन चीजों से मिलकर बना है, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged, protons are and neutrons are neutral, neutrons have no charge, right। अगली बात करते हैं, अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कहने का मतलब एटम अगर किसी चीज से बना है तो उसका मास भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब डिसाइड हमें ये करना है कि मास हम एटम का किससे डिसाइड करेंगे। तो आप में अभी मैं थ्योरीज नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आप में सबसे पहले थ्योरी है कि सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी एटम की? थॉमसन का मॉडल आया था, याद होगा। देन रदरफोर्ड का आया था, देन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल सबसे एक्सेप्टेड मॉडल, ठीक है। हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बोहर के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? बोहर मॉडल। तो जब हम बात करते हैं बोहर मॉडल की, सबसे पहले तो आपने पढ़ा था बोहर ने बस इतना कहा था कि एक स्फीयर है, राइट। उस स्फीयर के अंदर क्या है? आराम से न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों ये जो स्फीयर की जो पाथ बने हुए हैं, सर्कुलर पाथ बने हुए हैं, इन पाथ को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स, याद आ रहा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, यही पढ़ा था ना आपने। अभी आप लोग इतना पढ़े हो, बस कनेक्ट करना। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में, और उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन। ठीक, क्लियर बात। मुझे ये बताओ, ये स्ट्रक्चर देख के तुम्हें लग रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड कौन है, सेफ कौन है? ये दोनों लोग सेफ हैं, सही। मतलब अगर आप कुछ भी हरकतें करोगे इस एटम के साथ तो सबसे बेचारा स्ट्रगलिंग पीरियड किसके साथ आएगा? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब कभी भी आप इसको एनर्जी देते हो, देखो मैं कनेक्ट कर रही हूँ बस, आप जब इसको क्या करते हो? हीट करते हो, राइट, एनर्जी देते हो, तो एक्साइट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करता है या फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करता है। दो केस है भाई, एक बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सही। मान लो एनर्जी कम कर दी तो वो इलेक्ट्रॉन कूद के अंदर आना चाहेगा, चाहेगा ना। और अगर बढ़ा दी तो इसकी एनर्जी ये कहाँ जाना चाहेगा? बाहर जाना चाहेगा, सही कि नहीं। तो कुछ पॉसिबिलिटीज हमको इन सब कॉन्सेप्ट्स को लेकर के यहाँ पे क्या करना है? स्टडी करना है, ठीक है। और इन्हीं सबसे खतरनाक बनते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके नीट और जेईई में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमको पता होना चाहिए व्हाट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? कोई बताएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज जेड। एटॉमिक नंबर क्या है? क्या होता है? नहीं, 30 नहीं पूछ रही हूं मैं। हाँ, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? आप किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मैं हूं, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो आप जान रहे हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। तो वैसे सेम मैं पूछ रही हूँ कि एटॉमिक नंबर को हम कैसे पहचानते हैं? दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज, यस, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, सही। अगर आपको अब आंख बंद करके भी पूछा जाए, और आप एक बात और बता दूं, भटकिएगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है नीट और जेईई का वो बहुत भटकाता है आपको, और आप भटक भी जाते हैं। वो इतना बढ़िया सा वर्ड फॉर्मेशन लिखता है कि आप भटक जाते हैं। आपको भटकना नहीं है, आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट बात कि कहीं पे भी कभी भी जिंदगी में अगर एटॉमिक नंबर आ गया तो एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी कभी आपने देखा है, अब बात करें अगर हम, तो आपने पढ़ा था एक न्यूट्रल एटम, क्या पढ़ा? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो सही बात है, जब आप कोई भी एटम पढ़ रहे हो तो सब न्यूट्रल ही पढ़ते हो। पूछो क्यों? उसमें हमने देखा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे आप अगर हाइड्रोजन उठाते हो, सही, अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो, इसका एटॉमिक नंबर Z क्या होता है? 1 है, 1 है, सही। तो आप यही तो कहते हो कि इसका प्रोटॉन कितना है? 1। तो अगर प्रोटॉन 1 है तो उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये न्यूट्रल है भाई। न्यूट्रल होने का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक। अब गड़बड़ कौन कर रहा है? दैट इज न्यूट्रॉन। गड़बड़ी कौन कर रहा है? कभी कभी आपके जब क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये भी लिख करके आता है कि जो आपका Z है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या सही है कि गलत? हाँ, Z जो है यानी एटॉमिक नंबर वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सही कि नहीं?
आपसे मैंने एक बात कह दिया, नहीं सही है। सही सिर्फ एक बात है, इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी एटॉमिक नंबर नहीं होगा। मैंने अभी एक बात कही, जैसे आप क्यों भटकते हो ना, आपका भटकने का रीजन क्या है? जैसे आपको मैंने अभी बता दिया, आप यहाँ देख रहे हो ये इसका Z1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, तो आप कह रहे हो सही बात। लेकिन जब यही क्वेश्चन अगर कंट्रास्ट में कह दे कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, लेकिन आप ये बात गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहली बात खुद ही स्टेबल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जब मन करता है वो बाहर निकल जाते हैं, तुमने देखा भी है, जब मन किया क्या बन गया H+, जब मन किया इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है H-। मेरी बात सुन लो ध्यान से, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, ये देखने में बहुत मजा आ रहा है एकदम, अरे यार एकदम सही तो चल रहा है, सब कुछ सही है, बट स्टिल आपको दिमाग में रखना है। और ये सब ऐसे नहीं आता, बहुत डिस्कवरी करने पे आता है। अभी पढ़ोगे आप, आपकी जो फिजिक्स है क्लास 12 की सेकेंड बुक में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब वापस आपके लिए बोनस में है, पूरा पूरा बोनस में वही है फिजिक्स, और कुछ नहीं है फिजिक्स। तो चाहे आप यहाँ सीख के जाओ चाहे वहां, सीखना आपको एक ही बात है। मीन्स आपको अपनी बात से अलग नहीं होना है। क्या अलग नहीं होना है? कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। बस इस पे फिक्स रहिए, क्योंकि भैया आप लोगों में नेगेटिव मार्किंग होती है, बोर्ड में तो बच जाएंगे एक बार कह करके, चलो लिख दिया आपने 1 का, टीचर भी चलो नंबर दे दिया, लेकिन जेई और नीट वाले एकदम क्लियर कट हैं, जो बात एनसीईआरटी ने मेंशन कर दी, सही कर दी, वही सही है बस, और वो सही भी है, वो आप नहीं समझ पाओगे लेकिन वो सही है। आई बात समझ में? अब कोई भी चीज, कोई भी एटम न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसीलिए वो क्या है, न्यूट्रल है। सही। अब अगली बात, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन कहीं पे लूज कर दिया, सब कनेक्ट चल रहा है केमिस्ट्री, अगर हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो आपको साफ साफ पता है, इधर देखो, इधर आ जाओ, इधर एक ध्यान सुनिएगा, ये हाइड्रोजन था, हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, लॉस कर दिया, ठीक, क्या बचा, प्लस। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलने पे कैसा चार्ज आता है, प्लस का, हमेशा ये रूल है, क्योंकि डोमिनेंट कौन हो गया, पॉजिटिव वाला, और जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। भैया एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया तो क्या बचा, प्रोटॉन ही तो बचा। सही, तो डोमिनेंट वही है, इसीलिए प्लस चार्ज आता है। ठीक, सिमिलरली अगर इसी में मेरा मन किया मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको गिफ्ट कर दूं, तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब डोमिनेंट कौन हो गया, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। एक क्वेश्चन था आपकी एनसीईआरटी और जेई में आया हुआ है कि सल्फर है, क्या है, सल्फर है ना, सल्फर पे -2 चार्ज है, सल्फर पे क्या है, -2 चार्ज है। आपको बताना है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, जल्दी बताओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, देखो क्लियर हो गया। अब ये 2 देख करके ही लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन गिफ्ट किए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। सही, और प्रोटॉन कितने हो गए, 16 हो गया। सही, चलो अब बताओ एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 16 ही तो रहा, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कहीं बदला, कहीं एटॉमिक नंबर चेंज हुआ। और तुम लोग अभी एग्जाम में बदल जाते, ये है फ्लो में बदल जाता आदमी। हमने कहा गलत पढ़ो ही मत, गलत मत पढ़ो, सही पढ़ो, गलत पे ध्यान ही मत दो। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें ही नहीं परेशान करता, ये हमें भी बहुत परेशान करता था। हमको तो ये रहता तो दोनों बराबर है, तो हम किसी को भी कह दें, लेकिन इस बात ने, ये जब क्वेश्चन लगाया तो इस बात ने इसको प्रूव कर दिया कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं कह सकते कि वो क्या है, एटॉमिक नंबर। वो आपकी क्लास 9 की किताब की बचपन वाली फ्लो में लिख दिया गया था कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो 9th की बात थी, 11th में कहीं ये बात नहीं मेंशन है, 12th में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, हाँ, न्यूट्रल अलग चीज हो गई। अब वो बोल रहे स्पेशली कि फॉर आर न्यूट्रल स्पीसीज, और आपको भी पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक थ्योरी बेस्ड बनता है, 2-3 न्यूमेरिकल का बनता है, बस, और कुछ नहीं बनता है। इतना बहुत है। तो आपका ये थ्योरी भी फंसाता है, और आप भी जरा ध्यान से नोटिस कर लीजिए अपने एग्जामिनेशन में, न्यूमेरिकल फिर भी तो 1-2 बार हो जाता है, जो खासकर लंबी चौड़ी थ्योरी लिखी रहती है वो पक्का गलत हो जाती है। जैसे वो 4 जो पॉइंट्स बनाते हैं ना, जिसमें लिखा रहता है
4 पॉइंट की एक लाइन, फिर अगला ऑप्शन, फिर अगला, वो पक्का गलत हो जाता है। क्यों? उसी के बीच में उन्होंने एक वर्ड से खेला होता है। तो आप भी खेलो, थोड़ा सा खेलो जैसे वो खेल रहे, पेपर से खेलो, पेपर लगाओ ओरिजिनल, सब समझ में आएगा। ठीक, अब बात आती है थोड़ा सा इन सबकी डिस्कवरी पे। मैं कंबाइन चल रही हूँ डिस्कवरी पे, तो आपको भी पता है, ज्यादा कुछ खास सुनना नहीं है। सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, किसने किया था? थॉमसन ने। जे कैसे किया था? हम आपको नोट्स दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक, पढ़ लीजिए, बस पढ़ने के लिए जिम्मेदारी है। ठीक, पहला बताइए आप लोग, बस सबने बता दिया है नाम थॉमसन। ये थॉमसन बहुत पुरानी, किस कैसे किया था? कौन सा एक्सपेरिमेंट, नाम बताओ। दैट इज मॉडल ऑफ एटम। देखो यही गड़बड़ है, दैट इज मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वाटरमेलन मॉडल है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट या सेइंग अबाउट किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। कहीं कनेक्शन है? नहीं, वो थॉमसन ने दिया था नो डाउट, लेकिन कैसे पता चला था? बहुत आसान है, तुम लोग भी कर सकते हो। जब कुछ ऑप्शन नहीं होता है तो साइंटिस्ट बनना सबसे बड़ा ऑप्शन होता है। साइंटिस्ट सबसे आसान होता है बनना, नया खोज दो साइंटिस्ट, किसी की भी थ्योरी उठा के फेल कर दो साइंटिस्ट, यही तो है साइंटिस्ट। आप पढ़ेंगे, इन्होंने किया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या यूज किया था? बस शब्द सुनो, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये कुछ नहीं है, एक कांच की बनी हुई क्या है, ट्यूब है, जिधर इन्होंने एक तरफ एनोड लगाया, एक तरफ कैथोड लगाया, और उसके अंदर गैस भर दी। क्या किया? गैस फिल कर दिया। ठीक, आपको ही पता है जब सब कुछ एटम से बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जरूर होंगे, तो उस गैस के अंदर भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जरूर होगा। भले उस समय पता नहीं था, हमें तो पता है ना, आप सोच सकते हैं, वो नहीं सोच सकते थे। उन्होंने सिंपली क्या किया, बढ़िया से गैस रख दिया। ठीक, उस गैस का प्रेशर मेंटेन किया, लो प्रेशर। ये सब कंडीशन आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है, ध्यान सुन लीजिएगा। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज। अब उसका रीजन क्या है? अगर आप गैसेस पे हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, सोचो, तो गैस भाग जाएगी। हाँ, अगर आपने गैस के ऊपर सॉरी गैस के पास हाई प्रेशर अप्लाई किया तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करेगी, सॉलिड की प्रॉपर्टी ना। जब आप उसको लो प्रेशर पे रखोगे तभी तो वो गैस की तरह बिहेव करेगी। आप सोच के देखो, इस कमरे में, या आप भरते भी हो, बलून उठाते हो, बलून में हवा भरते हो, ठीक, आपने भर दिया तो उसका एक सेप फिक्स हो गया, प्रेशर में आ गई, छोड़ दो, बाहर भाग जाती है। तो हमको गैसेस की ही प्रॉपर्टी यूज करना है। किसकी प्रॉपर्टी यूज करना है? तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो प्रेशर। और वोल्टेज कैसा होना चाहिए? अब ये वोल्टेज हाई क्यों रखा? किसी भी चीज को लो प्रेशर पे रख दो, गैस को, और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो, तो वो आयोनाइज हो जाएगी। आयंस में टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अच्छा ये बताओ, तुम्ही को भी हम एक तार कनेक्ट कर दें तो तुम्हें करंट दौड़ेगा? क्यों दौड़ेगा भाई? क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, आयंस बने कि नहीं बने? तो बस सिमिलर, वो एटम आपने क्या किया, जैसे ही वोल्टेज सप्लाई किया, ठीक है, उसके आयंस में टूट गया। किसमें टूट गया? आयंस में। उन्हीं आयंस की जरूरत थी। उस आयंस के लिए इन्होंने एक बढ़िया सा सेटअप लगाया। एक सेकेंड, इन्होंने एक बढ़िया सा सेटअप लगाया। देखो, ये कैथोड, ध्यान सुनना, और ये एनोड। आप जब ट्यूब पढ़ोगे तो ये ट्यूब पूरी बंद थी ग्लास से, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको देते हैं, नोट्स देते हैं। ठीक, आपको पता है कैथोड पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। यहाँ कैसा है? पॉजिटिव। इसके अंदर फिल कर दिया गैस। क्या फिल किया? गैस। आपके पास कंडीशन क्या है? लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल या वोल्टेज, यही तो बोलते हो, सही। अब ये जो गैसेस है, ये गैसेस क्या स्टार्ट हो जाएगी? आयंस में कन्वर्ट होना। किसमें कन्वर्ट होगी? आयंस में कन्वर्ट होंगी कि नहीं? बोलो। आयंस में कन्वर्ट होने का मतलब है एक प्लस और एक माइनस। एक हाइपोथेटिकल केस हमने ले लिया हाइड्रोजन का। हाइपोथेटिकल समझते हो ना, पता नहीं है हमको, बस हमने मान लिया ये चीज। ठीक, तो क्या जनरेट हुआ? प्लस, और क्या जनरेट हुआ? अब तुम इसको थोड़ा बेसिक लेवल पे सोच के देखो, ये प्रोटॉन और ये, यही तो हुआ। अब आपको पता है यहाँ पे गैस भरी पड़ी है, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या इस साइड जाना चाहेगा? अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टूटा है, क्या इलेक्ट्रॉन इस साइड जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? किसकी तरफ? एनोड की तरफ। क्यों भैया? इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, सही। ये आराम से इन्होंने देखा, कुछ समय बाद वो पूरी गैसेस के जो आयोनाइज पार्ट थे
रे के फॉर्म में कहाँ जा रहे हैं, एनोड की तरफ। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो रेज है, उनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, कहाँ से, कैथोड टू। और अगर आप हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ आएगा, कैथोड आपका फिजिक्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज होती है और एनोड क्या होती है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उल्टा चलता है। अभी केमिस्ट्री आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आएगी तो उसमें उल्टा चलता है। ठीक, अभी आप इतना दिमाग में रखो कि ये सब फिजिक्स की बात हो रही है। ठीक, ये सेटअप बनाया गया था पूरा पूरा। आपको रीजन भी पता चल गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए वो तुम्हें तो ये बात पता है ना, उनको नहीं पता थी, उनके लिए बहुत टफ था, क्योंकि उनको डिस्कवरी करनी थी, उनको क्या करनी थी। लेकिन आप तो इतना बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि प्लस माइनस, और तुम्हारा बेसिक चीज यही है, तुमको नीट में सिलेक्शन लेना है। मैं फिर कह दूं, तुम चाहे जितना अच्छा पढ़ लो और तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, बेकार है। तुम जाओ अभी ज्ञाता बन जाओ, कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ उतनी नॉलेज लेने बैठो जितने में तुम्हारा क्या हो जाए, बस इतना ही रिजल्ट है। और आपको पता रिजल्ट मैटर करता है। आप सेलेक्ट हो जाइए, फिर आप हमसे मिलिएगा, हमें अच्छा लगेगा। क्यों, हाँ मैम आपने बताया था, चलो हम सेलेक्ट हो गए, अच्छा बहुत लगेगा हमें, नो डाउट। लेकिन फिर वही बात है, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, तुम यहाँ टेस्ट में हर बार टॉप कर रहे हो और रिजल्ट में टॉप नहीं कर रहे हो, या रिजल्ट में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, तब तुम भी दुखी, और हमारा तो छोड़ ही दो हमारी तो बात ही खत्म करो। अंडरस्टैंड। तो ध्यान सुनिएगा, आपको पहले से पता है तो आपको क्यों जाना है डिस्कवरी पे, आपको साइंटिस्ट बनना है क्या, नहीं बनना है। आप सीधे दिमाग में रखो, बात खत्म। हमको दिख गया कि पॉजिटिव कौन होता है, एनोड, तो साफ साफ किधर से किधर मूवमेंट होगा, कैथोड से एनोड। इसी को इन्होंने देखा कि कुछ रेज हैं जो कैथोड से किधर जा रही हैं, एनोड की तरफ, इसको उन्होंने बोल दिया कैथोड रेज। क्या बोल दिया, बस। अब अगला क्वेश्चन कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी, भैया जितनी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की वो सब प्रॉपर्टी कैथोड रे की। बस सबसे पहला स्टार्ट, कैथोड रे किधर से किधर मूव करती हैं, कैथोड से। क्या कैथोड रे गैसेस के नेचर पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सब में होता है। इलेक्ट्रॉन हम में भी इलेक्ट्रॉन है, इस किताब में भी इलेक्ट्रॉन है, इस सीट में भी इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रे कभी भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। ये भी नीट का क्वेश्चन है, जो मैं बात बोल रही हूँ जाके देख रहा है, ये सब क्वेश्चन है कि क्या। तो इसके अपोजिट एक आ रहा है अभी प्रोटॉन के लिए, कैनाल रेज। कैनाल रेज में गैस पे डिपेंड करता है, अभी उसका भी रीजन देते हैं। इधर इतनी बात समझ में आई। तो ये सारी प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी तुम लोग अपने दिमाग से बताओ, चलो। कैथोड रेज आर द ग्रुप्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, सही। और कुछ, अब लो, अब कोई बोलेगा ही नहीं। अच्छा, जितना हमने बताया वो कोई बता देगा, जितना हमने अभी तक बताया है, स्टार्टिंग से लेकर के हमने क्या क्या बताया, चलो बताओ, तुम बताओ। यस यू बताइए। डरो नहीं, कुछ भी बोलो, गलत बोलो, पहले बोलोगे तभी सही बोल पाओगे। बोलो क्या क्या बताया हमने। अरे ये तो एकदम वही वाली बात हो गई कि मैं इतनी देर से राम कहानी कहे जा रही हूँ, रिजल्ट तो कुछ मिल ही नहीं रहा। कोई है जो बता देगा? हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ यही बताओ। उस ट्यूब का नाम क्या है? यही तो क्वेश्चन है, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। किसकी बनी हुई है ये? ग्लास। इसको क्या किया गया? सील्ड किया गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, एक कैथोड और एक एनोड। और डरो नहीं, डरते नहीं हो, फिर भी किस बात का डर है? फिर से बैठ जाओ, 2 मिनट सोचो, बताओ। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। गैस को डालते हैं, प्रेशर कैसा अप्लाई करते हैं? लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, तो गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं। आयोनाइज होने के कारण नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किधर जा रहे हैं? कैथोड से एनोड। यही तो बात बताई है। पॉजिटिव का भी पढ़ना ही नहीं है हमको, पॉजिटिव का हम बाद में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है? कोई डाउट इतने में हो तो बता दो, पक्का? क्या क्या बताया? चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया मैंने, क्या क्या बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ। नेगेटिवली चार्ज। एटॉमिक नंबर किससे डिसाइड होता है?
प्रोटॉन से ना। अब तो इलेक्ट्रॉन नहीं बोलोगे ना कभी भी, कि बोल दोगे? याद रखना, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर जाएगा कभी भी अंदर आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर नहीं करते। इतनी बात क्लियर? और अब अगली बात आती है, इतना क्लियर? तो ये थी डिस्कवरी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक, इसी के साथ साथ बैठ जाइए, इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी। किसकी बात करेंगे? ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज पढ़ने से पहले डिस्कवरी के साथ साथ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, अगला जो प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, दैट इज मास नंबर। क्या है? ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये क्या है? मास नंबर। ठीक, अगर हम किसी एलिमेंट्स को या एटम को रिप्रेजेंट करें तो याद करो एक्स, नीचे जेड, ऊपर ए। सही? ये जेड क्या दिखाता है? एटॉमिक नंबर। दूसरे फॉर्म में नंबर ऑफ प्रोटॉन। सही? ये क्या बताता है? अच्छा, जेड भी एटॉमिक नंबर, ए भी एटॉमिक नंबर। ये हमें हमेशा कंफ्यूज किया, हमको लगा था ये एटॉमिक नंबर ए लिखा है, ये मास नंबर है। क्या है? कुछ तो दिमाग वाला काम करो, सबका है ऐसे फ्लो में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। ए क्या है आपका? मास नंबर। अब अगली बात आती है, पहले ध्यान सुनना, एटम का मास। ठीक, तो नंबर तो डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलता है, प्रोटॉन कैसे पता चलता है। अगली बात क्या आती है? एटम के मास की। तो आपको पता है, कभी भी ध्यान से सुनिएगा, आपने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था या ग्रेविटी पढ़ी थी, तो ग्रेविटी की एक खासियत होती है, आपका भी जो मास है वो कहीं ना कहीं सेंटर में इकट्ठा होता है, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बोलते हैं ना। एक ट्रायंगुलर लेमाइना का जरा बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है? एक ट्रायंगुलर शेप है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? आंसर देना प्रॉपर। ऊपर, नीचे, कुछ भी बताओगे क्या? देखो अब फिजिक्स है ये। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उसको एक शुद्ध अच्छी भाषा में बता देते तो मजा आ जाता। बात तुम्हारी सही, हम तो पहले ही बोल चुके कि वो सेंटर में आएगा। मैंने यही बोला ही कि कोई भी चीज सेंटर में कंसंट्रेटेड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप का एक ट्रायंगुलर लेमाइना है मान लो, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ हाँ, एक ट्रायंगल, बैठ जाइए, सही है, बैठ जाइए। बस वही शब्द तो जानना है मुझे। मीडियन पढ़े थे? मीडियन ना, मीडियन। बैठ जाइए, आप सही हैं, आपकी बात सही है, समझने की बात सही है। जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के क्या होते थे? मीडियन होते थे। याद करो, यहाँ से और यहाँ से, जहां इसके तीनों मीडियन मिलते हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको सेंटर। ये क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। नहीं बेटा, जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं फिर बता दे रही हूँ, अभी देखो तुम्हारा वो प्रोटॉन वाला कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक, और वो तुम्हारा ही नहीं पता था, वो जब हम भी पढ़ते थे तो सबका पता था। याद कर लेना एक अलग बात है, फ्लो में पढ़ लेना। और एक जब पढ़ के अभी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इतना बढ़िया बता रही हो, अभी तुम क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत फंसोगे अभी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही बहुत अच्छे से सेट किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी होगा, लेकिन वो पढ़ने में दिमाग घुमा देगा। जब तक तुम 4 लाइन पढ़ोगे ना, तुमको लगेगा अब सर दर्द होने लगा, नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यही मैं कहती हूँ, रीडिंग हैबिट। अभी मैंने इसीलिए कुछ लिखाया नहीं आपको, अभी मैं आपको एक नोट्स देती हूँ, नोट्स को आप एक बार रिवाइज करिएगा, मैं टॉपिक बता दूंगी क्या क्या रिवाइज करना है, आप उसको रिवाइज करके आइए, फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या क्या आपका फंस रहा है। ठीक, क्योंकि आपको करना है काम। मैंने ये कहा था, अगर हम आ रहे हैं तो कुछ काम होना चाहिए। ठीक, चलो आते हैं मास नंबर पे। तो जब सबका कहीं ना कहीं सेंटर है, तो वैसे ही एटम का भी आपको पता था सेंटर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पार्ट हैं, उसी के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए उनको कंबाइन करके हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। अभी बताते हैं, आ रहा है, मास वही जज करेगा, मास वही जज करता है। ध्यान सुनो, क्या बोला हमने? अगर आपके पास, चलो मैं नेक्स्ट पेज यूज करती हूँ, इधर आपको मैंने बताया था ये एटम है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, अब चार्ज को भूल जाओ, चार्ज खत्म। यहाँ से हम लोग बात करते हैं मास की। ठीक,
तो आपको पता है सेंटर में यही तो इकट्ठा है, हाँ, और यही डिसाइड करेगा इसका मास। क्या डिसाइड करेगा? मास। यानी मास हमको किससे पता चल रहा है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। अगर हम किसी भी एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर से क्या कर लें? सम कर लें, तो वही उसका होता है मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर। अगली बात, अगर ये मास नंबर है, ध्यान सुनिएगा, और इन दोनों को जब सम किया जाता है तो ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, इसीलिए इसका एक टर्म होता है न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स। तो पहला क्वेश्चन यही कि व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? क्या होता है न्यूक्लियॉन्स? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, या द पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक, और यही न्यूक्लियॉन्स आपका क्या दिखाता है? मास नंबर। मास नंबर को डिपेंड करते हैं किससे? ए से। सही। चलो, मैंने आपसे कहा कैल्शियम है आपके पास, ठीक, आपको पता है कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है? 40। मास नंबर 40, सॉरी, मास नंबर कितना होता है? 40, और ये कितना है? 20। सही, कोई दिक्कत? अब आपको साफ साफ पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन कितना है? 20 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 20 है, क्योंकि न्यूट्रल है, अभी कुछ गड़बड़ नहीं है। सही। आगे अब बात कर रहे हैं, तो बचा हुआ पार्ट कितना है? 20 तो है, बचा हुआ पार्ट, सॉरी, न्यूट्रॉन कितना होगा? 20। कैसे आया? आप देखो कैसे आया। अभी मैंने कहा था दिस प्लस दिस, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? ए के बराबर। यही तो हुआ। यहाँ चेक करो, न्यूक्लियॉन्स ही तो आपका मास नंबर है, और मास नंबर ऊपर लिखा रहता है एटम पे, सिंबल। ए क्या है आपका? मास नंबर ही तो है। मास नंबर कितना है? 40 है ना। प्रोटॉन कितना है आपको पहले से पता है? 20। तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 40 आया सम, तो एन कितना आ गया? 20 तो आ गया। कुछ बात समझ में आई? अब इसके बेसिस पे आपकी 3 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, 3 टाइप के आपके, आपने सुना होगा आइसोटोप्स, आइसोबार, और तीसरा कोई बताए मुझे, तीसरा नीट का क्वेश्चन है, बताओ। आइसोटोप सबने सुना है, आइसोबार भी सबने सुना है ना? सुना तो है, हम बता देते हैं, भी याद आ जाएगा। तीसरी चीज आइसोटोन्स, क्या नाम है? और वही, हाँ, वही गायब है, आइसोटोन्स गायब है तुम लोग का। ठीक, तो अभी आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहला आइसोटोप, दूसरा, तीसरा। ठीक, बात करें यहीं से सुन लो ध्यान से, अगर हम बात करें आइसोटोप की, किसी बात करें, तो आपके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या हो? और मास क्या हो? डिफरेंट हो। मास क्या हो? 2 चीजें हैं। ये देखो, ये एलिमेंट है, ये सेम ऐसे लिख दूं, इसको मैं Z1, इसको Z ही रखूं, इधर देखो, ये Z, ये A1, ये Z, और ये क्या है? A2। ध्यान से देखो जरा, इसको पहले समझो। X ही लिखा है, एलिमेंट भी सेम है, सही, उसका Z भी क्या है? सेम है। Z मतलब एटॉमिक नंबर सेम है ना। डिफरेंट क्या है उसका? मास नंबर डिफरेंट है कि नहीं? तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, और वो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, और उनका मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। सही। अगली बात, ऐसे एलिमेंट, ठीक, ऐसे एलिमेंट, अब देखो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं एलिमेंट जिनका ये मास नंबर क्या हो? सेम हो। भाई एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? ध्यान सुनना, अगली बार की बारी क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, तो एटम भी डिफर कर सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार, बार, बार मतलब भार, बार मतलब यही तो है, और आइसो मतलब सेम, जिसका भार सेम हो वो आइसोबार, सही बात, और जिसका भार डिफरेंट हो वो आइसोटोप। और अगली प्रॉपर्टी है आइसोटोन्स। क्या है?
आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। क्या सेम हो? न्यूट्रॉन क्या हो? सेम हो। और न्यूट्रॉन को चेक करने के लिए आपको यहां तक जाना ही पड़ेगा। भाई आप ऐसे तो देख के नहीं बता सकते हो कि किसी का न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं है। तो न्यूट्रॉन चेक करने के लिए आपको इंटरनल तक जाना पड़ेगा और आपको न्यूट्रॉन निकाल करके ही क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ठीक, आज मैं पढ़ा दे रही हूँ, एक दिन में क्वेश्चन कराऊंगी। लास्ट डे कोई भी होगा सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगी PYQ आए हुए, फिर जो डाउट होगा वो डिस्कस हो जाएगा। ठीक, 3 चीजें बताई मैंने। क्या क्या बताया? क्या क्या बताया? बोलिए जल्दी से। आइसोटोप बताया, आइसोबार बताया, आइसोटोन बताया। व्हाट इज आइसोटोप? आइसोबार्स बस मास सेम हो। और हाँ, ये थोड़ा सा ये हंसी अभी आ रही है ना कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनसे भी क्वेश्चन तुम देखना कैसे उन्हीं छोटी बातों से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आइसोटोन्स ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। ठीक, इतनी बात क्लियर है? पक्का? ध्यान सुनिए, जिनका न्यूक्लियस यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर, जिनमें प्रोटॉन 30 से ज्यादा हो, क्या हो? या मास नंबर आप मानो सीधे, जिनका मास नंबर 30 से क्या हो? ज्यादा हो। ठीक, उन्हें हम लोग बोलते हैं हैवी न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? जनरली उन्हें क्या बोला जाता है? हैवी न्यूक्लियाई। ये आपको फिजिक्स में मिलेगा। गोल्ड है, गोल्ड जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपने देखा है? डी ब्लॉक के थोड़ा आइडिया है? डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, सिल्वर, मरकरी, याद करो, कॉपर, ये सब जो आते हैं ना, ये सब किस में आते हैं? हैवी मेटल्स में। अब आप सोच रहे हैं मैम ये बताने की जरूरत क्या थी? आपके ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर आपको हेलो क्या कहते हैं, फ्लोरोएल्कीन बनाना है तो आपको हैवी फ्लोराइड्स यूज करना है। सुन रहे हो ध्यान से? तो जब तुम्हें हैवी न्यूक्लियस ही नहीं आएगा तो हैवी फ्लोराइड कहाँ से निकाल लोगे? समझ रहे हो ना? तो आप देख के ही समझ जाना है कि हैवी मेटल्स के फ्लोराइड क्या होंगे। अगर कहीं Hg2F2 लिखा है तो ये आंसर है, ये है हैवी। समझ गए? ऐसे ही कहीं कॉपर लिखा है तो ये हैवी है। डी ब्लॉक के एलिमेंट ऑलमोस्ट चले जाएंगे, हो जाएगा आपका काम। मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ। जैसे इसीलिए, क्योंकि देखो मैंने कहा चेन बनाओ पहले, 5-6 लेक्चर में आपकी जब चेन बन जाएगी ना तो आपको केमिस्ट्री सब समझ आने लगेगी, चाहे जो जिस फ्लो में बोले। अभी आपका चेन ब्रेक हो जाता है। जैसे आपकी एक सीधी सीधी आदत ना कि मैम एक साथ आइसोटोप पढ़ाइए, लिखा दीजिए, ये पढ़ाई थोड़ी ना होती, ये पढ़ाई छोटे बच्चों के लिए होती है, नर्सरी केजी में। आज तक बता दो, तुम जब 12th का 11th का पेपर दिए हो, कभी टीचर ने अपना पढ़ाया हुआ पेपर डायरेक्ट दिया उठा करके? डायरेक्ट नहीं मिलता है ना, तभी तुम्हें टफ लगता है। अच्छा पता नहीं क्या पढ़ाया था, बेवकूफ बना दिया और क्या दे दिया है, यही होता है ना। वो रीजन है ब्रेन, वो कनेक्टिविटी। हम लोग चल रहे थे कहाँ पे? कैनाल रेस पे। पॉजिटिवली चार्ज की जो डिस्कवरी हुई थी उसी किससे हुई थी? कैनाल रेस से। ठीक है, ध्यान सुनना। नेगेटिव की किससे हुई थी? इलेक्ट्रॉन की कैथोड रे, पॉजिटिव की कैनाल रे। तो अब कैनाल रे की प्रॉपर्टी पूछता है तो सब कुछ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उल्टा। सही, सब कुछ। कैनाल रे पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैनाल रेस से आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। मैं 2 शब्द बोल रही हूँ, बहुत कंफ्यूज करते हैं। कैथोड से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, उसी का जस्ट अपोजिट भाई है कैनाल रे। कैनाल से डिस्कवरी किसकी हुई थी? प्रोटॉन की। तो जो गोल्डस्टीन ने, आइजन गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी करी थी, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कराया था, सेम एक्सपेरिमेंट जो आपने भी पढ़ा था ना, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ चला गया? देखो अब यहाँ आ जाओ वापस। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था सब कुछ ऐसा ही रखा था, बस उन्होंने एक काम कर दिया, यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया। क्या कर दिया? प्रेशर बढ़ा दिया, क्योंकि बात आई थी अब न्यूक्लियाई की। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? उन्हें इतना नहीं पता था, उन्हें कुछ नहीं पता था कि प्रोटॉन कहाँ है, प्रोटॉन है भी कि नहीं है। लेकिन आपको पता है ये भाई, अगर आप लो प्रेशर रखोगे तो इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिट में। और उनकी प्रॉपर्टी भी यही है कि जब मन किया बाहर, जब मन किया अंदर। लेकिन अभी क्या बात हो रही थी? प्रोटॉन की। और प्रोटॉन एकदम अच्छे से कमरे में बैठा है, एकदम सेफ। उसको पढ़ने के लिए तुमको अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा।
तो इन्होंने अब प्रेशर कैसा किया, हाई, ताकि थोड़ा कंजेस्टेड हो, और जब कंजेस्टेड होगा तो हम मास तक पहुंचेंगे। सोचो, मास तक पहुंचेंगे और मास से ही हमें किसकी डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की। ठीक, तो ध्यान रखना एकदम उल्टा, प्रेशर अब लो नहीं होगा। ठीक, दूसरी चीज, प्रेशर के बाद अगर बात करें तो अब सब उल्टा सोचो, प्रोटॉन किधर से किधर मूव करेगा, कैनाल से किधर जाएंगी, समझदार हो, अभी नेगेटिव तरफ भागेंगे अट्रैक्ट करके, तो इधर से इधर जाएंगी। सही। तीसरी बात, क्या गैस के बिहेवियर पे कैनाल रे करती है कि नहीं, नेचर पे करती है, मैंने पहले ही बताया था, सुनो ध्यान से। अगर आपके पास हाइड्रोजन है, ध्यान सुनना, तो उसका मास कितना था, मास नंबर 1 था। सही। अगर यहीं पे हम बात कर ले हीलियम की, तो इसका मास नंबर 2 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, बोलो। तो पहली बात, प्रोटॉन इन्वॉल्व है मास में, प्रोटॉन किसमें इन्वॉल्व है, मास में। इलेक्ट्रॉन मास में इन्वॉल्व नहीं था, तो उसका हमने अकेले पढ़ लिया। लेकिन प्रोटॉन किसमें इन्वॉल्व है, किसी के मास में। तो जैसे जैसे मास बदलेगा, सोचो यहाँ पे अगर गैस का मास बदल रहा है तो वैसे वैसे प्रोटॉन का बिहेवियर भी चेंज होगा। इसीलिए कैनाल रेज वाले में ये जो आप गैस लेते हो उसके नेचर पे ये एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है। अभी तुम्हें पता है, हम बताते हैं। एक बार हमने खुद ये गलती करी है, क्योंकि क्या होता था, जैसे 11th क्लास का पेपर चल रहा था, तो जैसे जानते हो 11th क्लास इज ऑलवेज रेस्ट ईयर फॉर एवरीवन, क्योंकि 10th का बोर्ड दे के आओ, फिर ऐसा फील होता है 12th का तो बोर्ड देना ही देना है, बीच में एक ही क्लास बची 11th। सही। हम लोग क्या करते थे, नवोदय विद्यालय नाम सुना है आपने, हमने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई करी है। पूरे टाइम बढ़िया मस्ती चल रही थी एकदम, नो दिक्कत। जैसे मान लो कल पेपर है, आज हम पढ़ने बैठे, गलती से पढ़ लिए थे, हम ये भी बता रहे हैं, पढ़ने बैठे गलती से हम पढ़ने बैठे तो हम पढ़ गए कैथोड रे। ठीक, कैथोड रे की प्रॉपर्टी बढ़िया पढ़ डाले थे कि गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। सोचो, हम मजाक में भी इतना पढ़ते थे, ये हम पढ़ के गए थे कि गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, और उसमें सर ने खाली इतना ही खेल दिया कि ऊपर कैनाल रे कर दिया, कुछ नहीं किया उन्होंने। हम खुश, क्योंकि उन्होंने जो क्लास में एग्जैक्टली पढ़ाया भी था वो खाली कैथोड रे वाला पढ़ाया था, कोई नहीं पढ़ाता। सब ये कहते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने की थी, काम खत्म कर देता है। बस ये बात कि कैनाल रे से की थी। इतने डीप तक जाना थोड़ा अलग, वो बुक पढ़ना, बुक में है सब कुछ। हमने क्या किया, बहुत खुश, हमने कहा अब तो सब सही ही होना है, तुरंत एमसीक्यू में फट से पहला आंसर कि उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नंबर कटा, बात यहाँ तक गई, नंबर कटा। हम गए कॉपी लेकर के, हमने कहा सर हमने पढ़ा था, आप गलत काटे हैं, सही नंबर दीजिए, मेरा वापस से नंबर दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा। अब बहुत कॉन्फिडेंस, एकदम बुक में लिखा है सर, एकदम कंफर्म एश्योर्ड, गलत पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस। सुनो, उन्होंने बुलाया, बुक लेके आओ, हम गए। हम सोचो हिम्मत कितनी थी, मैं गई। और नवोदय विद्यालय इतना आसान नहीं होता टीचर से बोलना, क्योंकि सब सेलेक्टेड होते हैं, इतना आसानी से आप बोल नहीं सकते हो। उन्होंने कहा आओ तुम्हें दिखाता हूँ। मानते थे थोड़ा, इसीलिए शायद मुंह फट बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको लगता है टीचर्स को कि कोई बच्चा आंसर कर रहा है तो उसको दबाते नहीं है कभी भी। बुलाया उन्होंने कहा दिखाओ पहले तुम। मैंने उनको बड़े अच्छे दिखाया, सब देखिए ये लाइन लिखी है, अभी दिखाती है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता। उन्होंने कहा आप क्वेश्चन पढ़ो, तो हमने पढ़ा, फिर हम कह रहे हैं नहीं सर सही तो है, सही तो है। कह रहे ऊपर पढ़ो दिया क्या है। तब मैंने कहा अरे ये कैथोड रे और वो कैनाल रे लिखा है। तो आप लोग पहले अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो, इतना डिस्कवरी करते हो जाके। हम तुम्हें भी बता दें, नीट और जेई का पेपर तुम एनसीईआरटी उठा के एक लाइन ढूंढ डालो, रट डालो, तुम्हारा ना सिलेक्शन है तो कहो, क्योंकि उसी से पूरा पेपर बनता है, एक एक लाइन। और मैं, आप बुक लाइएगा, मैं पेपर जब खोलूंगी ना पीवाईक्यू, मैं आपको आंसर टिक कराऊंगी, इसी में टिक कराऊंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ इसी से आता है। ठीक, तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी बात क्लियर है कैनाल। और रिटन फॉर्म में आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा, आप जैसे भी लेना हो देख लीजिएगा, मेरे पास एक है, मैं भी सर्कुलेट कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये किसकी डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की हो गई, इलेक्ट्रॉन की हो गई। इसमें तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया, आइसोटोप पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया, आइसोटोन भी पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पढ़ा। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी कौन सी थी जो एटम के लिए आई थी, देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली थ्योरी बताओ, तुम वही सटाक से दिमाग खत्म, ये क्या आ गया, हमने पढ़ा कुछ और। हाँ, एटम के लिए सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी कौन, मॉडल नहीं पूछ रही हूं मैं,
तुम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, मॉडल अलग चीज है, एटम एग्जिस्ट करता है। ये सबसे पहली थ्योरी किसकी थी? आंसर दे दिया मैंने, पहला पॉइंट ही बोल दिया, अब तो बोल दो। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी किसकी आई थी? जैसे सेल थ्योरी पढ़ी है आपने, किसने दी थी? स्लाइडन एंड सॉन ने दिया था ना। क्या कहा था उन्होंने? ले जैसे पूरा अंदर का पूछो सब खत्म, ऐसे नाम बहुत अच्छे से ऐसे हम निकले। क्या पढ़ाती है? केमिस्ट्री। फिर थोड़ा केमिस्ट्री पूछा चालू करो, शांत। वही सेम हाल। किसने दिया था? नाम एकदम रटा है। क्यों तुम लोग अपनी जिंदगी खराब? सही पढ़ो भैया, किताब उठाओ, थोड़ा मेहनत करो। चलो छोड़ो, यहाँ इतनी बात क्लियर है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सब कुछ एकदम सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग है। डाल्टन ने कहा था सब कुछ, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज एटम। एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टिबल, नॉट डिविजिबल, कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। याद करो, एटम कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। अगली बात उन्होंने यही कहा था कि अगर दो सेम एटम मिलते हैं तो वो एलिमेंट बन जाता है, अगर दो डिफरेंट एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बन जाता है। याद आया? और मैटर में सब कुछ आता है। अगर सेम एलिमेंट है तो क्या होगा? सॉरी, सेम एटम है तो एलिमेंट। अगर आपका डिफरेंट एटम है तो एग्जांपल एकदम प्रूव है। आपसे मैं पूछूं क्लोरीन Cl2, क्यों? सेम। अच्छा, अगर मैं कहूं ये 1 मोल है, क्लोरीन कितना है? 1 मोल, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना पहला चैप्टर? आई एम सेइंग कि आपके पास 1 मोल क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, चलो Cl2 इज अ क्लोरीन गैस, ठीक। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉर्म ऑफ मोल। आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। हाँ, ले बहुत समस्या है, जल्दी बताओ। हाँ बोलो बेटा। हाँ, अब तुम पहुंचे, बैठ जाओ, वेरी गुड। अब तुम बोले हो, नहीं पहले तुम नहीं बोल रहे थे। पहले तुम क्या बोले? मैम 2। रुक जाओ, तुम्हारा आंसर मैं बता रही हूँ। पहले 2, फिर मैम Na, और इधर सुनो, नीट में इन सब का कोई ऑप्शन नहीं होता। नीट में सिर्फ एक होता है, या तो यस और या तो नो के साथ बोनस नेगेटिव नंबर। बैठ जाओ, तुम्हारी बातों को मैं नहीं कर रही हूँ कि तुम गलत, तुम ये मत सोचो कि मैम आप कंफ्यूज कर दे रही। काहे कंफ्यूजन क्रिएट किए हो दिमाग में? सीधे बैठो, अभी पूरी क्लास से मैं पूछ रही हूँ, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा ठीक है कॉन्सेप्ट। बताओ ये बात, आप बताइए। इन्होंने बोल दिया 2 into Na, ये बात से कौन कौन एग्री है? तुम हो? क्यों? बस क्यों वाला तो रीजन ही तो। Na से मल्टीप्लाई होगा। फिर से बोलो। बोल। अच्छा, तुमने जब पूछ लो तो तुम लोग कहते हो कि बड़ी खराब टीचर है यार। पूछूंगे, तुम्हें पढ़ना है ना, तुम्हें आना चाहिए। हमको कौन सा नीट का पेपर देने जाना है? बताओ। 2 into Na। हाँ बैठ जाओ, यानी कि ये बात पता है, आधे लोग को नहीं पता है। देखो, ये 1 मोल जो दिया है ये मॉलिक्यूल है। 1 मोल क्या है? मॉलिक्यूल ही तो है। हमने पूछा है आपसे नंबर ऑफ एटम, तो कितने? 1 मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है? 2 से। और आपने पढ़ रखा कि 1 मोल में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तो पढ़ा है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल Na ही तो होता है। तो Na इंटू एटम पूछा था, मॉलिक्यूल नहीं पूछा था। यही क्वेश्चन तब बदलता अगर कहता कि कितने मॉलिक्यूल है। देखो, क्वेश्चन शब्द का बहुत महत्व है, मैंने बताया। मैं शब्दों से ही शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम, अगर आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछता कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए,
तो आपको साथ 0 दिख रहा है, 1 है और 1 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर, तो 1 इंटू एन ही होता, 1 ही होता। लेकिन अगर एटम बोला है तो हमें एटम तक जाना पड़ेगा, सही, ठीक। एक क्वेश्चन करके दिखाइए, लिखिए 0.5 मोल ऑफ कार्बोनेट, 0.5 मोल ऑफ कार्बोनेट हैव, हाँ कार्बोनेट CO3-2, 0.5 मोल ऑफ कार्बोनेट हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। और ये आप मुझे होमवर्क में करके दिखाइएगा, जाके एकदम दिमाग लगा के कर लीजिएगा, अभी हम नहीं पूछेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, हमको पढ़ाना है इधर। 0.5 मोल ऑफ कार्बोनेट, 0.5 मोल ऑफ कार्बोनेट हैव हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एटम। कौन 2n बोला है? हम तोल के बोलो, सोच के बोलो और सही बोलो। हमने कह दिया आप कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी नहीं हैं, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको पता ही नहीं इसका लेवल क्या है। 700 0.5 मोल, सोच के समझ के तब आंसर देना, ठीक। चलो 2na कंफर्म। क्या पूछा क्वेश्चन, फिर से बोलो। हाँ बैठ जाओ, आप अभी बाद सर डिस्कस सब करके आएंगे तब, ठीक, करके आइएगा। क्या क्या बताया हमने आपको, चलो समराइज करो पहले, क्या क्या बताया, बोलना चालू करो टिप पे स्टार्टिंग से। एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बस बहुत हल्का सा जो आपको पता है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अगला नेक्स्ट, हाँ फिर एटॉमिक नंबर, देन मास नंबर, देन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देन आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। होप उम्मीद यही करते हैं कि ये सब चीजें आपको आ रही होंगी। क्या कह रहे हो? हाँ इसी के साथ प्रॉपर्टी है वो डिस्कवरी में आ गया, सही। हाई प्रेशर कंडीशन जरूर याद रखना, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है ना, ये ध्यान नहीं रहता। हाँ पहले में लो प्रेशर बस इतना, और हाई वो वोल्टेज, और इधर वाले में बस प्रेशर लो नहीं रहेगा, सब कुछ नॉर्मल, ठीक है। अगली बात मैंने ये बताई यहाँ पे कि कैनाल रेज, पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं, कैनाल रेज, और कैनाल रेज नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस तक जाते हैं और न्यूक्लियस बात करता है मास की, और जहां मास आएगी वहां पे नेचर जरूर देखना पड़ता है। क्लियर भाई? अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग क्या होगा, मास होगा, ठीक, इतनी बात क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं एटॉमिक मॉडल्स पे। अच्छा बात आई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आपका एक चैप्टर था रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जो कि कट गया है, ठीक। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। क्या होता है, जो आपके अभी मैंने बताया था आपको हैवी न्यूक्लियाई दिखाया था ना, बॉम्ब वॉम्ब बनाना उसी के अंदर आता था, जो एटम बॉम्ब और ये सब बनते हैं ना वो उसी के अंदर। ध्यान सुनिएगा, आपके पास हैवी न्यूक्लियाई है, क्या है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हैवी है तो भी एग्जिस्ट नहीं है, स्टेबल नहीं है, और कोई बहुत दुबला पतला वो भी स्टेबल नहीं है। ये बात सच है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोचे देखो, सही। तो हमको एक एवरेज न्यूक्लियाई पे आना होता है, एक एवरेज साइज पे आना होता है। तो जो बहुत हैवी न्यूक्लियाई होती हैं वो भी स्टेबल नहीं होती हैं, तो उनका काम क्या होता है, उनको अगर हम बाहर से हल्का सा भी छेड़ दें या कुछ ऐसा काम कर दें तो वो हमेशा स्प्लिट हो जाती हैं छोटे पार्ट्स में। जैसे बहुत हैवी आदमी था, उसको हमने क्या कर दिया भाई, दुबला पतला करने के लिए वो जिम जाता है, कुछ तो एक्सटर्नल काम करता है ना वो। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई है, उसके पास हमने कुछ पार्टिकल बम्बार्ड करा दिए, ठीक। जब इन पार्टिकल्स को हमने बम्बार्ड कराया तो ये इसको दो पार्ट में तोड़ देता है, ठीक। दो पार्ट में मतलब एक न्यूक्लियाई ये बन गई, एक न्यूक्लियाई दूसरी बन गई, बनी दो न्यूक्लियाई की नहीं। तो ये हैवी थी, बहुत हैवी थी, स्टेबल नहीं थी। अभी क्या हो गया, ये नॉर्मल स्टेबिलिटी में आ गई। और केमिस्ट्री में वही चीजें होती हैं जो स्टेबल होना चाहती हैं, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, फॉर स्टेबिलिटी। अगर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी यही है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए ना। तो याद रखिएगा ये जो आपकी हैवी न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये फटाक से क्या हो गई, दो
ऐसी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गई जो क्या है, स्टेबल है। सही। अब आपको पता अगर ये स्टेबल है तो ये स्प्लिटिंग हुई कि नहीं, हुई कि नहीं, इसको बोलते हैं फिजन। स्प्लिट होना क्या कहलाता है, और इसी प्रोसेस को तो हम कहते थे न्यूक्लियर फिजन। किसका हो रहा है फिजन, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का ही तो हो रहा है। हाँ हैवी का हो रहा है, बट इसीलिए न्यूक्लियस का हो रहा है कि नहीं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, आई बात समझ में। और न्यूक्लियर फिजन से ही बनता है बॉम्ब वगैरह। बॉम्ब एनर्जी रिलीज होती है, एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इसीलिए। और बॉम्ब का काम क्या होता है, कहीं भी फेंक दो एनर्जी तो रिलीज होती है, आदमी खत्म, यही काम करता है ना बॉम्ब। तुम्हें पता है ये सब इसी पे बेस्ड है। देखो ध्यान से, ये इसके पास ज्यादा एनर्जी है, ध्यान सुनना, इसके पास कैसी एनर्जी है, हाई एनर्जी। इन दोनों के पास लो एनर्जी। केमिस्ट्री में जिसके पास लो एनर्जी वो स्टेबल। और ये एकदम प्रैक्टिकल लाइफ है बेटा, तुम मानो चाहे ना मानो। तुम बहुत ठीक ठाक एक्टिव आदमी हो, बहुत घूमोगे इधर से उधर, जिस दिन तुम बीमार होगे उस दिन तुम बिस्तर पर पड़े रहोगे, और दैट इज स्टेबिलिटी। सोचो अभी एक छोटा बच्चा है, बहुत तेज है, तो मम्मी की नहीं सुनता ना, इधर उधर 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 भागता रहता है। लेकिन एक शांत बच्चा है, मम्मी कहते हैं अगर यहीं खड़े रहना तो यहीं खड़ा रहता है। और केमिस्ट्री यही रियल में स्टेबिलिटी। आप माँ बाप की बात मान रहे हो मतलब क्या है, स्टेबिलिटी तो है। तो बस सब कुछ यही चलता है, और ये एकदम फैक्ट है। हाई एनर्जी अनस्टेबल, ठीक, लो एनर्जी स्टेबल, ठीक। अब ये स्टेबल हुआ तो भैया इसके पास मान लो इसके पास 1000 जूल, हम मान लेते हैं, जस्ट सपोज दैट 1000 जूल एनर्जी थी। ये टूट गया, इसके पास 50 जूल, इसके पास भी 50 जूल, कितना हो गया 100 जूल। भैया आगे बचा है कि नहीं, कितना बचा, तो ये 900 जूल कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में ही तो जाएगा, आई बात। और यही तो बॉम्ब है ना, आप खाली वो तुमको लगता है, तुम खाली ऐसे फेंकते हो ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो छोटी न्यूक्लियाई में टूट गया, छोटे टुकड़ों में टूटता है कि नहीं टूटता है, और साथ में बाहर तूफान मचा देता है। किस वजह से, एनर्जी की वजह से। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं, कोई डाउट है इतने में, नहीं ना। अब आ जाओ फिर वही सेम बात, जो बहुत छोटा होगा वो भी स्टेबल नहीं होगा, सच है, जो बहुत छोटा है वो भी ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे केस में आपको मीडियम न्यूक्लियाई बनने के लिए फ्यूज होती है दो न्यूक्लियाई, क्या होती हैं, जैसे एक हीलियम छोटी न्यूक्लियाई, एक ये हीलियम, दोनों क्या हो गई, फ्यूज हो गई, तो एक 4 मास का क्या बन गया, न्यूक्लियाई बना कि नहीं बना, तो वो कैसी न्यूक्लियाई है, फिर एवरेज में आया। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब दो टाइप की रेडियो एक्टिविटी आपको पढ़ना होता है, एक न्यूक्लियर फिजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन, और दोनों का ही कारण क्या है, स्टेबिलिटी, ठीक। तो उसमें भी अब तुम्हें पता है जब दो चीज फ्यूज करेगी आपस में, अगर दो चीज फ्यूज कर रही है तब भी तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, वो बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो दोनों ही केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि दोनों ही केस में उनको क्या होना होता है, स्टेबल होना होता है। तो आपको पता है आप चाहे फिजन कराइए और चाहे फ्यूजन कराइए, नुकसान होना ही होना है, ठीक। और अभी सुनो, अब इसको कराने वाला कौन होता है, ठीक है। तो उन्होंने देखा एक पार्टिकल होता है दैट इज अल्फा पार्टिकल, ऐसा हम मान लेते हैं। अब अल्फा पार्टिकल के बारे में कुछ आइडिया है किसी को, हीलियम, हीलियम को हम कंसीडर करते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक। हीलियम इज अ नोबल गैस, हीलियम इज अ, सही, नोबल गैस की आपने सब प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, बहुत न्यूट्रल रहना चाहता है, नोबल गैस रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन देखा ये गया कि जो हीलियम के जो न्यूट्रॉन्स हैं, क्या है, न्यूट्रॉन्स। और अब भाई देखो बात न्यूक्लियस की है, तो न्यूक्लियस के अंदर वाला ही कोई ना कोई चीज डिस्टर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसको डिस्टर्ब कर दे, प्रोटॉन भी डिस्टर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि पता है अगर इसके मूड में आ गया तो ये प्रोटॉन को भी भगा देगा, क्योंकि प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, हम किसी निगेटिव वाले को ले आए बस, वो प्रोटॉन को खींच के ले जाएगा।
लेकिन सबसे स्टेबल पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो क्या होता है, जब हम गलती से भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर हमने क्या किया, अब उनको पता नहीं था ये क्या है, उन्होंने एक पार्टिकल उठाया, उस पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गोल्ड फॉइल्स पे या हैवी न्यूक्लियाई पे कराया, ठीक है। तो उन्होंने देखा अरे ये तो छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया, टूट गया, और वो पार्टिकल और जनरेट हो रहे हैं। तो वो पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? न्यूट्रॉन। क्या कहा? ये उनकी डिस्कवरी थी, उन्हें पता नहीं था। मैं फिर कह रही हूँ, हमको पता है कि ये न्यूट्रॉन है। जैसे उन्होंने क्या किया, एक एटम उठाया, उसको सीधे रे को क्या कराया, टक्कर कराया हैवी न्यूक्लियाई पे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो टक्कर करा रहे हैं वैसे ही कुछ रेज और निकल के आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स और निकल के आ रहे हैं, उसी को उन्होंने क्या कह दिया? न्यूट्रॉन। तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी रेडियो एक्टिविटी से। किससे हुई थी? रेडियो एक्टिविटी। है नहीं आप में, आप बस इतना दिमाग में रखिए। न्यूट्रॉन और डिस्कवरी किसने करी थी? चैडविक, जेम्स चैडविक ने ना। अभी बात क्लियर? तो ये आपके हो गए तीनों पार्टिकल की कहीं ना कहीं डिस्कवरी। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग केवल डिस्कस कर लेते हैं। आज कितने बजे तक क्लास होती है? 4 बजे। हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडल्स पे, एटम के मॉडल पे। इन्हीं सबको सोचते हुए आपको मॉडल को ढूंढना है, पढ़ना है। तो चलो, सबसे पहला मॉडल होता है थॉमसन मॉडल। ठीक, थॉमसन का बहुत सही बात था, पता नहीं तरबूज तरबूज खा रहे थे, देखे और उनको समझ में आ गया कि ये तो प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि सबसे पहले थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी। तो थॉमसन ने फटाक से कह दिया कि जो वाटरमेलन है उसकी जो सीड्स हैं, बीज, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड पार्ट है वो क्या है? प्रोटॉन। तो भैया तीसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन कहाँ है? ऐसे सोचो, तीसरा पार्टिकल की उन्होंने बात नहीं करी थी, न्यूट्रॉन की बात नहीं करी थी। अब बताओ, जब न्यूट्रॉन की बात ही नहीं हुई तो क्या ये एटम स्टेबल हो गया? उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं बराबर हैं। तुम एक काम करो, एक तरबूज लेके आओ, उसका रेड पार्ट अलग कर लो और बीज अलग कर लो एक साथ, और जरा कोई मुझे बता दे कि ये बराबर है। उनके अकॉर्डिंग था बराबर। थॉमसन ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो क्या है? इक्वल है, सेम है, इसीलिए एटम कैसा है? न्यूट्रल है। इसका तीसरा नाम, इस मॉडल का कुछ और भी नाम था, प्लम। प्लम भी एक फ्रूट होता है, उसी तरह ही वो भी दिखता है, देख लीजिएगा, प्लम, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ध्यान सुनिएगा, थॉमसन मॉडल का पहला नाम क्या था? थॉमसन ही छोड़ दो। दूसरा वाटरमेलन, ये सब रटाया जाता है बचपन से। तीसरा प्लम पुडिंग। हाँ, बात करें तो सीड्स क्या है उसमें? और रेड पार्ट क्या है? प्रोटॉन। यही है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डिमेरिट की बात करें, न्यूट्रॉन का कहीं जिक्र ही नहीं आया था। ठीक, अगली बात, जब हमने देखा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भैया बराबर नहीं है, ठीक है, तो कैसे न्यूट्रल हो गया? एटम कैसे न्यूट्रल हो गया? ठीक, इन्होंने खाली कह दिया था कि बराबर है, बस इसीलिए न्यूट्रल है। ठीक, तीसरी बात, ना कहीं न्यूक्लियस, ना कहीं ऑर्बिट। अब सब देखो डिमेरिट ही है, जो तुमने अभी करंट पढ़ा है, करंट वर्जन ना, मॉडर्न थ्योरी जो पढ़ी है आपने, उसके अलावा अगर कुछ और नहीं है तो 100% आप क्या समझेंगे? आप सब डिमेरिट ही है, सही। लेकिन बेसिकली डिमेरिट न्यूट्रॉन वाला याद रखिएगा, पूछा ही नहीं जाता है पहली बार नीट जेईई में, बट स्टिल कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। ठीक, अगला नेक्स्ट मॉडल आया रदरफोर्ड का। किसका मॉडल? रदरफोर्ड ने थोड़ा मेहनत करी। रदरफोर्ड उस लेवल तक पहुंचे जहां तक काम हो सकता है। ठीक, बस रदरफोर्ड का जो लॉजिक था वो फिजिक्स ने बर्बाद कर दिया उनको। हाँ, थोड़ा उनकी फिजिक्स की वजह से चीजें चली गई, वरना रदरफोर्ड का मॉडल सही था और उसका ही फायदा उठाया बोहर ने। बोहर ने कोई डिस्कवरी थोड़ी ना करी है, वो देखा जाए तो रदरफोर्ड के ही मॉडल का क्या किया उन्होंने, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया बस। तो हाँ, उनका बढ़िया एक क्या बन गया मॉडल। अब पहला क्वेश्चन, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली। क्या ली? पहला ही क्वेश्चन, इतना महंगा है सोना, काहे सोना यूज किया? जबकि केमिस्ट्री तो यही कहती है कि सस्ती चीजें यूज की जाती है ना। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो किया था, ठीक है,
उसकी ही बात मैं कर रही हूँ कि उन्होंने गोल्ड की फॉइल क्यों यूज करी थी। ये पहला क्वेश्चन यही स्टार्ट। द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। आपको पता है 1 ग्राम, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, 1 ग्राम को आप 2 किलोमीटर तक फैला सकते हैं। अब तुम सोचो कितना पतला होगा। हाँ, जिसमें भी हो, कहीं था। हाँ, क्लियर। तो सबसे डक्टाइल होने के कारण, दूसरी बात, और कोई रीजन? कक्षा 9 वाला खत्म हो गया, नीट हो चाहिए स्टार्ट। बताओ जल्दी। अरे नहीं, हम बता रहे, हम तुम्हारी बात समझ रहे, लेकिन हम इसीलिए तो पूछते हैं। देखो तुम अभी, जब हम चले जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट समराइज करना कि यार तुमने कितने क्वेश्चन तैयार किए हैं, कितने तुम्हें क्वेश्चन तैयार हुए, तुम्हें यही नहीं पता है। अगर तुम समराइज करोगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में तुम्हें कितनी चीजें याद हो गई। ठीक है। और मैंने फिर कहा, मैटर है रिजल्ट। हमको नीट और जेईई में सिलेक्शन चाहिए, हमको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान तो फिर तुम्हें वहां मिलेगा ना, मेडिकल कॉलेज में। सोचो तुम्हें बढ़िया प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे, कितना अच्छा फील हो रहा है सोच करके, डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, है कि नहीं? तो हमको रिजल्ट से मैटर है बस, और रिजल्ट है क्वेश्चन पेपर। और मेरा टारगेट है कि आप 45 पे 45 क्वेश्चन सही करें केमिस्ट्री के। अभी है, बहुत क्वेश्चन है, इधर आओ, अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखो। अभी तुम रुको, तुम्हें हम पूरा पेपर ही खोल के दिखाएंगे PYQ। तुम ऐसा कहोगे अरे ये सब तो आता है, बहुत आसान हो गया। इधर आ जाओ। और कोई रीजन? अभी मैंने बताया था, जब न्यूक्लियस पे काम करना हो तो हैवी मेटल्स का यूज करो, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी ही मेन थी भाई। रदरफोर्ड, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो थॉमसन ने भी बता दिया था, बारी किसकी थी? न्यूट्रॉन की थी। वो भी ये बेचारे अभी क्लियर नहीं कर पा रहे। आपको पता है रदरफोर्ड का सबसे अच्छा जो बेनिफिट था वो था न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस मॉडल से हुई थी? रदरफोर्ड। और अभी मैंने कहा जहां जहां न्यूक्लियस की बात आती है वहां पे कोशिश ये किया जाता है कि हैवी मेटल्स लिया जाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब जरूर करेगा। हैवी मेटल अनस्टेबल होगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और वही डिस्टर्बेंस तो हमें नोट करना है। अगर कोई आदमी ऐसा न्यूट्रल टाइप का है, हम उसको क्या ही करेंगे, चाहे जो करो, चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे हंसो, चाहे सब न्यूट्रल बैठा है। और एक आदमी ऐसा है जो क्या है, थोड़ी सी बात पे डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो डिस्टर्ब किसको करता है आदमी? उसी को तो करता है ना। जो न्यूट्रल है उसको नहीं करता। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक तो ये न्यूक्लियस कारण है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज किया अल्फा रेज। क्या यूज किया? अल्फा रेज कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है, ये पॉजिटिवली चार्ज ये भी रेज है। कैसी है ये? पॉजिटिव चार्ज रेज। ठीक है, अल्फा रेज ध्यान सुनिएगा, जनरेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो हीलियम से होती है। किसे? हीलियम। जैसा हीलियम वैसी ही अल्फा रेज। चलो बताओ, अल्फा रेज पे आप बताइए कितना चार्ज होगा। क्वेश्चन स्टार्ट। हम कहते हैं अल्फा रेज ये होती हैं। ये भी क्वेश्चन था, बताइए आप बताओ। देख रहे हो ना, हीलियम 2+ लिखा है, यही अल्फा रेज है आपकी। आप देखो तो पूरी तरीके से यही है। तो कितने चार्ज है? 2+ के हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 ही होता है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। पॉजिटिव का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? बाहर चले गए। बचा कौन? दोनों प्लस का चार्ज। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज। पहला। ठीक, मास 2 4 6 8, जल्दी बताओ। हम कंफ्यूज करेंगे क्योंकि तुम एग्जाम में कंफ्यूज होते हो। क्यों? अब देखो क्यों जैसे पूछ लो बस, सब बताओ, तुम बताओ। यस, आप बताएं। 4 क्यों होगा? सब लोग कह रहे हैं 4, हम भी मान ले रहे हैं, मेजोरिटी के साथ है हम। इस बार इलेक्शन हम ही लोग लड़ेंगे इधर। तो 4 क्यों है? अब लो, अब बताओ तुम मुझे। अरे यार एकदम आसान था, केवल इलेक्ट्रॉन ही तो गया है, मास नंबर तो उसका फिक्स है ना।
तो वही रहेगा, 4 ही तो रहेगा। दोनों न्यूट्रॉन सलामत हैं, दोनों प्रोटॉन सलामत हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बैठ जाइए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, वही तो है ना मास नंबर। तो इसमें क्या दिमाग लगाना है। तुमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अल्फा पे का मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और अच्छा प्रोटॉन क्या होता है केमिस्ट्री की भाषा में, व्हाट इज प्रोटॉन, सिंबल बताओ प्रोटॉन का, कभी यूज किया आपने। अभी देखो हम जब बोलेंगे तो सबको याद आ जाएगा। H+ को क्या बोलते हो, आज तक तुमने यही तो बोला है कभी भी। आप एसिड बेस पढ़ते हो, पानी में जो एक प्रोटॉन डोनेट करता है H+, याद। तो अगर इससे कंपेयर करो तो इसका मास क्या है, एक ही मास तो है, तो ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, हो गया ना, सही। यहां आ जाओ, ये देखो हीलियम इसी कितना लिखा हुआ है, 4 टाइम्स, 4 टाइम तो है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये स्टेटमेंट लिख के पूछा गया है कि हीलियम और अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। कितना होगा, और चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। अब अच्छी भाषा यूज करो, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, सही है ना, डबल चार्ज है। देखो प्रोटॉन के 2 गुना चार्ज होता है किस पे, अल्फा। आज तुम्हें पता नहीं मैंने कितने सारे तुम्हें पार्टिकल और रेज ही पढ़ा डाले हैं, कैथोड भी बता दिया, कैनाल भी बता दिया, कौन चल रहा है, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स, सही, क्लियर। चलो अब मैं जो पूछूंगी आप लोग ध्यान सुनिए और मुझे बता दीजिएगा प्लीज। कैथोड पे कैसा चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, सही बात है। और कैथोड रेज पे भी नेगेटिव ही चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैनाल रेज, एनोड पे पॉजिटिव ना। अगला अल्फा रेज, कितने पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव ना। मास कितना होता है उसका अल्फा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अगली बार आपको ये बताना है कि प्रोटॉन का मास कितना होता है। अब फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ये सब आना चाहिए। व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, कितना होता है बेटा, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही हो, बस ये इलेक्ट्रॉन है। तुम बताओ, नहीं याद। अभी सब आपको मैं लाई हूँ रिटर्न, मुझे याद था, मैं एनसीईआरटी के साथ आपके लिए पीडीएफ भी लाई हूँ। मैं बस आपको पढ़ाना चाह रही ताकि आप दोबारा पढ़िए जा करके। अभी नोट्स दिखाने का कोई मतलब नहीं है, आप छाप के रख दोगे बस, और वही करते हो, हमें पता है, छपा हुआ रखा रहता कॉपी, कॉपी बर्बाद, पेन बर्बाद, मम्मी पापा पैसा बर्बाद, पढ़ाई कुछ नहीं। सही बात तो ये। इधर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बताइए। आप बताओ प्रोटॉन का मास 1.672 तक जाना इनटू। अगला बेटा तुम्हारे लिए दिमाग में आईक्यू में भरने वाली बात ये है, एक बार ये भी क्वेश्चन बना है कि इन दोनों का मास तुम्हें पता है, जब आप मैथ में यूज करते हो, जब आप कभी भी क्या करते हो, ऐसे बैक साइड से होता है, जब आप कभी भी मैथ्स में यूज करते हो आप इतने से काम चला लेते हो, सही। और इसी से बना हुआ क्वेश्चन कि देखने में तो दोनों का मास सेम है, फिर भी हैवी कौन होता है, न्यूट्रॉन। इसीलिए मैंने वो डाटा लिख दिया था ताकि आपसे वो गलती, जहां इतना याद किया यहाँ 2-4 याद कर लो बस। अब ये हैवी हो गया ना, दिख रहा है, तो हमेशा न्यूट्रॉन सबसे हैवी, देन इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं चार्ज की, तो इस पे चार्ज कितना होता है 1 पॉइंट, ठीक है। आगे इस पे भी चार्ज
इस पे चार्ज, रुक जाओ रुक जाओ हमको पता है किससे पूछना है। अभी मैं पढ़ाती हूँ जहाँ मैं वैसे बोलती नहीं, अभी कुछ पूछना है, कौन बताएगा? आप बताइए बेटा, इस पे चार्ज कितना होता है? देखा, अभी देखो मैं टारगेट कितना सही सही करती हूँ, बताओ जल्दी बताओ। इसका 1.6 10 की पावर माइनस 19 है, इस पे भी चार्ज कितना है? 1.6 10 की पावर माइनस 19। चलो एक चीज तो अच्छी, दोनों बराबर चार्ज रखते हैं। ये बताइए न्यूट्रॉन का मास चार्ज कितना होता है, जल्दी बताइए। 1.8 यहाँ से दो देख के बढ़ाए हो क्या? अच्छा 10 की पावर नो, ये हम अपनी तरफ से बोनस में दे रहे हैं 19 माइनस 19। भैया प्रभु, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, जीरो चार्ज, इसीलिए तो हमने पूछा था। बैठ जाओ। देखो कितनी साधारण सी बात और आईक्यू टेस्ट। कुछ भी, इतनी देर से हम बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज नो चार्ज नो चार्ज, तुम बता दिए। तुम बहुत दिमाग लेकिन लगाए, दिमाग ऐसा ही होना चाहिए, सीधे दो करके बता दी। कुछ भी करोगे, अरे भैया अपनी स्थिति में रहो। दूसरों को कितना कॉन्फिडेंस है, यूं पहले मुड़ा था, तुम बताने के लिए मुड़े थे क्या? तुम बताने के लिए मुड़े थे क्या? नहीं मैं पूछ रही हूँ, तुम मुड़े थे बहुत ध्यान से, हमको लगा बता दिया, हमको यही तो नहीं बताया इतना अच्छा आंसर। ठीक है, इतने में कोई डाउट है हो तो बताओ। ये एक पीडीएफ है, ठीक, इसको मैं 2 मिनट के लिए सबके पास भेज दे रही हूँ, अपनी अपनी सीट थोड़ा चेक कर लीजिएगा, तो फिर मैं यही प्रोवाइड करूंगी। ये लास्ट में एक जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए फॉर्मूले है, खाली उतना आप यूज करिए, डायरेक्ट आप लगाइए क्वेश्चन। फटाक से देख लीजिए, एक बार जल्दी रिव्यू कर लीजिए, बस खाली हेडिंग्स देखिएगा। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, प्रोटॉन देख लो, यही पीडीएफ हम भेज रहे हैं, इस पीडीएफ को आपको पढ़ना है। जैसे आपको हाँ मतलब एक बार सबको थोड़ा सर्कुलेट कि हाँ इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, प्रोटॉन पढ़े हैं, आगे पेज पर तो न्यूट्रॉन पढ़े हैं, ठीक है। मास नंबर ये आप एक बार भेज दीजिएगा, सबको भेजते जाइए लाइन से, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आपने? मॉडल कौन कौन से पढ़े? रदरफोर्ड और, ठीक है। हाँ अब बात तो हम लोग रदरफोर्ड पे थे। क्या किया, गोल्ड की फॉइल ली, उस पे कौन सी रेस टकराई? अल्फा रेस, ठीक। अब आपको पता है अल्फा रेस पे कैसा चार्ज है? अल्फा रेस पे कैसा चार्ज है? ध्यान सुनिएगा, ये गोल्ड फॉइल, बेटा अब थोड़ा सुन लो, रहेगा अभी रुक जाओ। ये गोल्ड फॉइल, गोल्ड का सिंबल बताइए, जिससे पूछे वही बताया करें, हम फिर कह रहे हैं। गोल्ड का सिंबल बताइए, एजी, एयू, बैठ जाइए। हमको पता है आपकी बेसिक ही दिक्कत करती है, अगर बेसिक आया तो सब आ जाता है आपको, और बेसिक के साथ साथ प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि वो और 2-4 क्वेश्चन गलत करा देता है बोनस में। चलो इन्होंने क्या किया, ये अल्फा रेस को इस पे टकराया, ठीक। ये कौन सी रेस है, आप समझ गए ना? आप अल्फा रेस, आपको पहले से पता कि अल्फा रेस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, सही। गोल्ड की फॉइल है, बेसिकली इनको बात करना था न्यूक्लियस पे, किस पे बात करना था? इनको न्यूक्लियस की ही डिस्कवरी करनी थी, ठीक। क्या हुआ, जब इन्होंने इसको टकराया तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा रेज अनडिफ्लेक्टेड है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है अपना सीधे चली जा रही है, जैसे हम सीधे चलते जा रहे हैं, सीधे चले ही जा रहे हैं, तो क्या मेरे अंदर कोई चेंज आया? हम डिफ्लेक्ट नहीं हुए ना। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारी रेज कैसी हैं, अनडिफ्लेक्टेड। कुछ इन्होंने देखा कि कुछ में डिफ्लेक्शन हो गया, कुछ में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ में बहुत कम डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, बस इतनी ही बात थी इनकी। ध्यान सुनिएगा, अल्फा रेज टकराई, ठीक। क्या हुआ, कुछ रेज अनडिफ्लेक्टेड थी, सीधे चली गई, और सही बात है, हम सोचो ये बीच में सीट ना होती, हम चले जाते तो चले ही जाते, सही। कुछ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हुए, कुछ अपनी पाथ से रिबाउंस हो गए, ये सब केसेस बने थे इनके, ठीक। अब क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कि ऐसा क्या है एटम के अंदर, गोल्ड के अंदर, कि अल्फा रेज अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इनका टक्कर किसी से नहीं हो रहा है, तभी तो है
तो इन्होंने कह दिया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। आया ना? और भाई कमरा खाली है तभी तो तुम आराम से चल पाओगे। तो यही तो बात आई कि अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अगर रेज अनडिफ्लेक्टेड हैं या डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो रेज कैसी हैं? मतलब एटम कैसा है? एम्प्टी तो है। तो खाली समरी सुनना ध्यान से। अनडिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? वैकेंट स्पेस, और वैकेंट स्पेस का मतलब है खाली है पूरा। सही? तो मोस्ट ऑफ द एटम कैसा होता है? एम्प्टी। ठीक है, अब बात आती है डिफ्लेक्शन वालों की। किसकी बात करें हम? डिफ्लेक्शन की। तो जैसे कुछ डिफ्लेक्शन ऐसे हो गए, ठीक है, कुछ क्या हो गए, अपनी पाथ पे रीबाउंस हो गए। रीबाउंस समझते हो ना? वापस उल्टा चले आना। ठीक है, तो इन दोनों केस पे स्टडी कर रहे हैं आपको। इन्होंने देखा कि ये जो डिफ्लेक्ट कर रहा है कुछ स्मॉल एंगल से और कुछ लार्ज एंगल से। ठीक, आपको भी पता है ये पॉजिटिव और यहाँ पे बैठा हुआ है, आपको पता है, उनको नहीं पता था। आपको पता है यहाँ कौन बैठा है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? पॉजिटिव चार्ज। सही? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? बोलिए। जब इन्होंने देखा कि ये रे क्या हो रही है, वापस किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको भी पता है ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, 100% रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन का मतलब यही तो हुआ। तो ये अपने पास से क्या हो गई? भटक गई कि नहीं? डिफ्लेक्ट हुई कि नहीं? तो अब इन्होंने कहा कि कहीं पे कुछ ऐसी बात है कि जो ऐसा कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जो इसको क्या कर रहा है? वापस भेज दे रहा है या डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो वो चांस यही बनता है कि वो कौन होगा? पॉजिटिव। रीजन, अगर नेगेटिव की हम बात कर लें, किसकी बात करें? तो नेगेटिव तो अच्छा ही है, ये तो पॉजिटिव को ट्रैप कर लेगा ना, ये तो अट्रैक्ट कर लेगा ना, ये वापस ही नहीं जाने देगा। फिर से ध्यान से सुन लो, बहुत अंदर की बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात भी है। 3 केस है, डिफ्लेक्शन नहीं हुआ मतलब हम किसी से नहीं मिले, ठीक, या ये अल्फा रे किसी से नहीं मिली क्योंकि एटम क्या है? एम्प्टी है, खाली है। ठीक, डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन अगर देखो रिपल्शन हो रहा है, क्यों? इसको कहीं से कोई पॉजिटिव चार्ज मिला है, अब वो कहाँ मिला नहीं पता, अभी ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिला है हमें पता नहीं है, बस इसको मिला है तभी तो रिपेल हुआ। सही? अगला केस क्या हो गया? ये अट्रैक्ट हुआ है। अट्रैक्ट तब होता जब इलेक्ट्रॉन मिलता, तो इलेक्ट्रॉन की तो भी बात ही छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ इसकी बात में। तब इन्होंने कहा अच्छा, अब तुम्हें पता है जब आप क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है, तो जैसे जैसे इसका एंगल बदलेगा, ठीक है, स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, जैसे जैसे ये एंगल बदलेगा वैसे वैसे प्रोटॉन और न्यूक्लियस की सिचुएशन पता चलेगी। तो उन्हीं एंगल्स को मेजर करके इन्होंने पता किया था कि न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर में है। मतलब इन्होंने कहा कि वैसे तो पूरा एटम खाली है, लेकिन बीच में कोई ऐसी चीज बैठी हुई है जो इस एटम को क्या कर रही है, सॉरी अल्फा पार्टिकल को क्या कर रही है? वापस भेज दे रही है। आई बात समझ में? तो अब इन्होंने कहा वापस तभी भेज रहा है जब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है? अगर नेगेटिव होता तो ये वापस नहीं भेजता। सही? तो इनका बस 2 ही कंक्लूजन था। क्या? पहला, मेहनत इतनी करी, कंक्लूजन सिर्फ 2, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मतलब मोस्ट ऑफ द आइटम क्या है? एम्प्टी है। कहीं सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या है? इकट्ठा बैठा हुआ है। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ बैठा है? इकट्ठा बैठा हुआ है, उसी को उन्होंने क्या कह दिया? न्यूक्लियस। और तभी इन्होंने कहा था कि प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। आई बात समझ में? पक्का? फिर आई बात इलेक्ट्रॉन की। तो इन्होंने देखा कुछ अल्फा रेज जो वापस एकदम रिबाउंस हुई थी या कुछ ऐसे सीधे चली गई थी थोड़ा सा इसके साथ ही फॉइल के अंदर, पता नहीं चला, उनको उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कहीं उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ, ये नहीं बोला था, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। ठीक, ये इनके लिए सबसे बड़ा गुनाह हो गया। अगर ये ना कहते कि वो चक्कर काट रहे हैं तो इनका मॉडल, और फिर बाद में वो डिस्कवरी करते, कुछ अलग बात है, बट ये जो चक्कर कह दिया ना, वो चक्कर वाली बात गलत हो गई। यहां से स्टार्ट हो गई फिजिक्स। ठीक, अब सुनो, और इतनी बात कह के इन्होंने फटाक से कह दिया कि एटम क्या है? स्टेबल है।
क्या है? इनकी बात काटने के लिए आ गए दो चार फिजिक्स वाले, कहे अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, सही बात है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इन्होंने जो कनेक्शन भिड़ाया था वो किया था सोलर सिस्टम से। इन्होंने कहा जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक। तो भाई प्लैनेट पे और इतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो डिस्कवरी की नहीं गई थी, यहाँ सीधे बात हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पहला मुद्दा तो यही उठ गया कि ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो जंप कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में। आ गया, देखो नेगेटिव पॉइंट आया। और एक बात सही है, अच्छाई बहुत कम लोग देखते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा देखते हैं, अच्छी चीज इग्नोर्ड, नई बात से नया साइंटिस्ट बन गया। एक तो पहली बात इन्होंने कहा कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है, चलो वो भी किसी तरह इन्होंने बैलेंस कर दिया, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सब बैलेंस कर दिया। अगली बात फिर देखा जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हो ना, वही प्लस माइनस वाला फोर्स, चार्ज वाला, हाँ वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, सेंट्रीपिटल कम है, वीक फोर्स में आता है थोड़ा सा। हाँ इधर आ जाओ, ठीक। अगली बात, तो इन्होंने जब ये बात चलो ठीक है बैलेंस करी किसी तरह, तो अगली बात जनरेट हुई कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई भी चीज मोशन में है तो फोर्स भी होगा। न्यूटन्स कौन सा लॉ बताओ तुम लोग? न्यूटन सेकेंड लॉ, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। अगर देखो तुम लोगों को कुछ नहीं आया, मैम फिजिक्स भी आती, इधर देखो पूरी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, सर्कुलर पाथ में क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज होगी तो जनरेट होगा एक्सेलरेशन, यही तो पढ़ा है आपने, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन, और जहां एक्सेलरेशन वहां पे फोर्स। 100% गाड़ी चलाते हैं एक्सेलरेट करते हैं, फोर्स, सही। अब फिर अगला फोर्स जनरेट हो गया कि अब इसको कौन बैलेंस करेगा, कि अगर कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो वहां पे जनरेट होगा एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन से क्या जनरेट होगा? फोर्स, और वो फोर्स इसको फिर से क्या कर देगा? अनस्टेबल, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन उसी पाथ में तो नहीं घूमेगा, चाहे बाहर की तरफ भागे और चाहे, अगर फोर्स लग रहा है, हम यहाँ खड़े हैं, हमको अगर तुम फोर्स लगाओगे तो चाहे हम इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे, एक जगह तो नहीं खड़े रहेंगे ना। तो बस इनकी ये बात, इनको प्रूफ करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, और ये बात सच है। तब इन्होंने इस बात से कन्नी काट ली ये कह के कि ये जो पाथ बनाता है इलेक्ट्रॉन, उस पाथ को बोलते हैं स्पाइरल पाथ। और ये बात सोचे देखो, थोड़ा 3D समझ, स्पाइरल याद है? एक टाइम बाद न्यूक्लियस में गिर जाना, स्पाइरल मतलब दूर दूर से आए ऐसे घूमते हुए और कहाँ गिर गए? न्यूक्लियस में। तो अगर ये बात कह देते कि स्पाइरल पाथ बनाता है तो थोड़ा बच जाते, लेकिन बात तब भी गलत होती क्योंकि रियलिटी तो कुछ और ही है, हम तो पढ़ चुके ना रियलिटी बोहर से। आई बात समझ में? तो पहली बात, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन कैसा पाथ बनाता है? स्पाइरल, रियलिटी में स्पाइरल ना, इन्होंने क्या कह दिया था? सर्कुलर। अगर ये स्पाइरल बोल दे तो इनकी बात थोड़ा हद तक सही हो जाती है, ठीक, सही है, काम सब इन्होंने किया, बोहर ने सिर्फ फायदा उठाया। अभी देखना कितना आसानी से सब इनकी पूरी बात यही चलेगी। वही वो बात कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, यही बात बोलेंगे, लेकिन उस बात को थोड़ा वैलिड प्रूफ के साथ। किसके साथ? ठीक, और वैलिड प्रूफ के साथ हम लोग भी नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? बोहर मॉडल, जो कि मेरा कल लेक्चर है, ठीक। अभी पहले इतना मुझे बता दो क्या क्या डाउट है। हाँ बोलो। तो बेटा अब हाँ वैसे बोल लो तुम पूरा। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है, बैठ जाओ,
क्वांटम मैकेनिक्स देखा जाए तो बेसिकली फोटॉन्स पे बेस्ड होती है। अब ध्यान सुनो, ये फिजिक्स का पार्ट है, एक क्वांटम इधर से नहीं आता, वहां खाली एक शब्द लिख दिया क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स का पार्ट होता है। जैसे जब मास्टर्स करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि वो फिजिक्स ही एक्चुअल में। अभी आपको पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पढ़ा है ना, क्या होता है? सोलर पैनल देखा, सोलर पैनल कुछ नहीं करते ना, मेटल की वो शीट केवल छत पे रखी रहती है, यही तो होता है। सनलाइट आती है, वही सनलाइट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ध्यान सुनना पहले, तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये सनलाइट है ये पैकेट्स के फॉर्म में आती है। पहले ध्यान से सुन लेना, अभी तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। किसके फॉर्म में आती है? पैकेट्स। और उस पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? उस एनर्जी पैकेट का नाम क्या है? क्वांटा, बस और कुछ नहीं है। अब वो क्वांटा कुछ नहीं है, दिस इज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी पैकेट किसका है? इलेक्ट्रॉन का। जब वो आएगा, ठीक है, और तुम कुछ सोचो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन आके भी अटैक करे तो कुछ चेंज आएगा तुम्हारे अंदर की नहीं आएगा? आएगा ना। तो वो एनर्जी का पैकेट जब किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रहते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी है ये, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है। तो मेटल के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऊपर ही रहते हैं। जैसे ही वो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, तुरंत उसको डिस्टर्ब किया और एक फॉर्म में करंट जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट होती है? करंट। तो जितनी भी केमिस्ट्री और फिजिक्स इस बात को फॉलो करती है कि एनर्जी पैकेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन के पैकेट हैं। रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम सुना होगा, विजिबल रेंज, ये सब सुना है कि नहीं सुना है? तो ये सब रेज ही तो है। सनलाइट क्या है? रे है ना। तो जहां पे ऐसे पैकेट्स को लेकर के हम डिस्कवरी या कहीं भी स्टडी करते हैं, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम वो सब चीजें मशीन्स पे अप्लाई कर रहे हैं। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मशीनरी चीजें ही तो होती हैं। अभी बात समझ में आई? हाँ, और बताओ तुम्हारा क्या डाउट है? और कोई डाउट तो बताओ। हाँ, इसलिए फेल हो गई थी थ्योरी। तो अब वही सेम बात है कि जब सन है, सन से रेज आ रही है, सन से रेज आ रही है ना, रेज गैसेज ही तो हैं। और सुनो, हम तुम्हारे बेसिक लेवल से बताते हैं, रे क्या है? गैस ही तो है एक तरीके से। ये तो मानते हो कि नहीं? ये भी नहीं मानते हो? एनर्जी पैकेट तो मान हमने बता दिया, वो अलग बात है। आपको इतना तो पता कि हवा गैस है, और वहां से अगर कोई रे आ रही है तो वो भी क्या होगी? आपको पता चल जाता ना गर्म हवा है कि ठंडी हवा, कैसे पता चल जाता है? वो रेज ही तो है एक्चुअली में, है ना। रेज गैस है कि नहीं है? और गैस किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है ना। वो एनर्जी पैकेट, आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, हमेशा हॉट टू कोल्ड की तरफ जाता है। हीट कहां से कहां जाती है? हॉट टू कोल्ड। सनलाइट के पास ज्यादा एनर्जी है और यहाँ एनर्जी क्या है? कम है, ठंडा है, इसलिए वो एनर्जी कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है ना। उसी को बस पैकेट्स के फॉर्म में स्टडी करना क्वांटा कहलाता है, और इसी को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और मैं फिर प्रूफ कर दूं, इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी स्थिति में, आपको पता है कि वो हमेशा मोशन में रहते हैं। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे बच्चों को भी रटाया जाता है, इसमें कोई इतना मुद्दे वाली बात ही नहीं है। यही तो पढ़ते हो ना, आप बैठे हो, आप बैठे हो, लेकिन आपके अंदर एक इंटरनल एनर्जी है, और अगर वो इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाए तो आदमी डेथ, यही है ना। अब वो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ भैया? अगर मास है, वेलोसिटी है ना, एनर्जी, ये सब एनर्जी में आता है कि नहीं? ये बात समझते हो कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़े हो ना। मास है तो साथ में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो एनर्जी है, आई ना। तो क्वांटम एक्चुअली में एनर्जी पे बेस्ड है। और ये बात सच है कि आप बैठे हो तब भी आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, और पोजीशन फिक्स नहीं है तो फिजिक्स ये कहती है कि एक्सेलरेशन आएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और भैया अगर एक्सेलरेशन आया तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, एक्सेलरेशन चेंज करने पे क्या आएगा? फोर्स आएगा। आया ना, इनर्शिया। सब पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटने लायक है। बस हाँ, खुद से मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मैं फिर बता रही हूँ, ऐसे काम नहीं चलता जैसे तुम लोग सोच रहे हो। हाँ, तो मजा तभी तो आएगा जब चेन होगी। मैंने एक दिन अभी बताया था, पहले दिन ही। जैसे अभी आप लोग इतने आराम से, ये 1.5 मिनट हो गया एक्स्ट्रा, इतने आराम से तुम लोग पढ़ते चले गए, कोई खास, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक्टिव था।
रटाया नहीं जा रहा था अभी, जैसे तुम्हारा ब्रेन इस वक्त एक्टिव, अभी कुछ टाइम लगेगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ रह के भी नहीं है यहाँ, अब उनका क्या कर सकते हैं हम? सर से बोल दो क्लास हो गई, एक बार लोग बोल के आओ सर से, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ रह के ही नहीं है, तो उनका हम क्या कर सकते हैं? मन चंचल है, आप यहीं नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैंने कोशिश करी कि आपको बेस्ट किया जाए। मैं कोशिश ये भी कर रही हूँ कि आपको जितना आसानी से चीजें हो पाए कर दिया जाए। सर ओवर हो गई क्लास ना? हाँ, ये बंद नहीं करेंगे अभी 5 मिनट।